अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसएफ 404 के टॉपिक 63 से स्टार्ट करेंगे। हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का जिक्र करेंगे। यहाँ पे 6 डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। इनमें पहला है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसको हम एंग्री मूड भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। पहले पॉइंट में कह रहा है कि बच्चों को बार बार गुस्सा आना और वर्बली भी वो इसका इजहार करे। बी, ये सिम्टम्स बड़े होने के बावजूद ख़त्म नहीं होते। ये 3 से ज़्यादा या एक वीक में हो तो इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये सिम्टम्स 12 माह से ज़्यादा के अरसे हो रहे हैं तो भी पेशेंट को ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ऐसा बच्चा गुस्सा सिर्फ घर में नहीं शो करेगा बल्कि स्कूल में या किसी भी किस्म की गैदरिंग में वो अपने बीमारी के सिम्टम्स शो करेगा। ये भी देखना ज़रूरी है कि ये सिम्टम किसी ड्रग्स वगैरह के इस्तेमाल की वजह से तो पैदा नहीं हो रहे हैं। आगे टॉपिक 64, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आल्सो नोन एज क्लिनिकल डिप्रेशन इज करेक्टराइज्ड ऑफ लो मूड एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक लंबे अरसे के लिए बंदा जो है पेशेंट जो है वो उदासी की कैफियत में चला जाता है, उदास फील करता है। बिल्कुल कह रहा है कि ये जो नीचे सिम्टम्स बताएंगे इनमें से 5 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। पहला है डिप्रेस्ड मूड और दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में से डिप्रेस मूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट दोनों में से एक एटलीस्ट होना लाजमी है। इसके अंदर भूख का कम होना या बहुत ज़्यादा हो जाना, इंसोमिया होना यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आएगी बंदे को, या फिर हाइपरसोमिया या बिल्कुल नींद ख़त्म हो जाएगी। आगे साइकोमोटर एजिटेशन है यानी बेचैनी की हालत, या रिटार्डेशन है बिल्कुल चुप हो जाए। वो ये महसूस करेगा कि इसमें कुछ भी करने की एनर्जी नहीं है, चीज़ों पर अपना फोकस नहीं कर पाएगा। इसमें इंडिविजुअल ये भी समझता है कि इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो अपनी जान लेना चाहता है। बी में कह रहे हैं कि अगर इन तमाम सिम्टम्स में से 5 से ज़्यादा हैं तो इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम देंगे। आगे, इट इज़ नॉट ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, इट इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। आगे यहाँ से देखें, ये वही पॉइंट्स 7 पॉइंट्स सिम्टम्स बताई गई हैं जिनको हमने पहले एक्सप्लेन किया है। स्पेसिफायर के अंदर कोर्स की बात करें यानी कि क्या ये कंटिन्यूस है या थोड़े अरसे बाद गैप आता है और फिर शुरू हो जाती है। सीवियरिटी वही माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, और ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर बहुत दफ़ा हमने पढ़ाई। टॉपिक 65 है परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थीमिया भी कहते हैं इसको। क्राइटेरिया देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है कि डिप्रेस्ड मूड जो होता है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब कि 2 सालों से एक बंदे का डिप्रेस्ड मूड है, 2 साल के दौरान ये सिम्टम्स 2 माह के लिए नज़र आना बंद हो जाए तो हम इसे ये बीमारी डायग्नोज नहीं करते। आगे एक पॉइंट ये भी कह रहा है कि प्रेजेंस वाइल डिप्रेस्ड ऑफ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। पोर एपेटाइट, ओवर ईटिंग, इंसोमिया, हाइपरसोमिया, लो एनर्जी, फटीग, लो सेल्फ स्टीम, ये सारी चीज़ें जो ना ऊपर सेम सिम्टम्स वही सिम्टम्स हैं। पोर कंसंट्रेशन और डिफ़िकल्टी, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर 5 से ज़्यादा सिम्टम्स ज़ाहिर होने थे और इनमें से अभी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स, बस इतना फ़र्क है। आगे कह रहा है कि ये 2 सालों के लिए कंटिन्यू होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से कम होता है तो हम इस डिज़ीज़ को इस डिज़ीज़ का नाम नहीं देंगे, स्पेसिफिक डिजीज़। डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय परसिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब ये भी हो सकता है शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो ये डिजीज़, तो ये भी हो सकता है कि ये किसी ड्रग्स लेने की वजह से हो। स्वेयरिटी वही माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। आगे टॉपिक 66 है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर जो किसी ड्रग के इस्तेमाल की वजह से या अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पैदा होते हैं। ए में कह रहा है कि डिप्रेस्ड मूड, इसमें बंदा अपनी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना छोड़ देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दीज सिम्टम्स कॉज ड्रग यूजेज, मतलब ये ड्रग के इस्तेमाल के दौरान भी पैदा हो सकती है या फिर जब ड्रग की ट्रीटमेंट की जाती है ना, बंदे को, पेशेंट को उससे ड्रग छुड़ाए जाते हैं,
उसके बाद भी ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर दूसरी बीमारी की वजह से हो, या ये देखना ज़रूरी है कि बीमारी इंडिविजुअल की डेली लाइफ में किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है। स्पेसिफायर्स के अंदर है कि वही बात कर रहा है कि ड्रग लेने के दौरान पैदा हुई है ये बीमारी, या फिर इनको छुड़ाया जब जा रहा था उस दौरान बीमारी पैदा हुई है। आगे है 67, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन कैन कॉज डिप्रेस्ड सिचुएशन। बेसिकली these then we will diagnose this disorder, मतलब कि depressed mood due to such medical condition which can cause depressed situation basically then we will diagnose this disease। मेडिकल एविडेंस और रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। सी में कह रहा है ये मेंटल किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ना हो, ये भी देखना ज़रूरी है, और डेलीरियम की वजह से ना हो। ये चीज़ें मतलब कि ये बीमारी इंडिविजुअल की सोशल लाइफ को किस तरह असरअंदाज हो रही है। स्पेसिफायर्स के अंदर देखना है कि डिप्रेसिव फीचर्स हैं, मेजर डिप्रेसिव लाइक एपिसोड हैं या मिक्स्ड फीचर्स हैं, ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर कह रहा है कि डिसऑर्डर तो ये है लेकिन इसके सिम्टम्स जो है ना फुली शो नहीं हो रहे, हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि डिजीज़ को क्या नाम दें। आगे है टॉपिक 68, इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इसमें हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कॉजेज़, इनके कॉजेज़ को देखते हैं। पहला है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर इन मूड डिसऑर्डर। दो तरह के ट्विंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो एक जैसे ट्विंस होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जो कि ऐसे ट्विंस जो एक पैदा इकट्ठे होते हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कंकर्डेंस रेट जो है, मतलब अगर एक में डिप्रेशन डिसऑर्डर है तो दूसरे में इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। डाइजाइगोटिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि क्योंकि वो मोनोजाइगोटिक एक जैसे होते हैं ना, इसलिए बीमारी के चांस भी इनमें मिलते जुलते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स इस वक्त ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं जब माहौल भी इनके मुताबिक हो। अगर माहौल पहले से ही स्ट्रेसफुल है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन अगर माहौल बहुत अच्छा है, स्ट्रेसलेस है, तो हो सकता है चीज़ें मौजूद डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो ज़्यादा ग्रो ना करे। और इसके अंदर ये बात कर रहा है कि लो लेवल ऑफ न्यूरोपाइनफ्राइन सेरोटोनिन कॉजेज द डिप्रेशन, ये मतलब डिप्रेशन कोज करते हैं। न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद डिप्रेशन साइकोटिक डिसऑर्डर्स, मतलब ये चीज़ें जो हैं ये भी साइकोटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन कॉज करने का बायस बनते हैं। ब्रेन के कुछ एरियाज़ हैं जो कि डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, इनमें चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकती है। सोशल फैक्टर्स को देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर, एक बंदे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, इसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो ये चीज़ें इसके अंदर डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने। वल्नरेबिलिटी यानी कि वल्नरेबिलिटी है, यानी कि एक बंदे के अंदर पहले से ही ऐसी कमज़ोरियां मौजूद हैं कि एक छोटे से स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेस हो जाता है। आगे है टॉपिक 69, इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं। इसके अंदर क्या रहा है कि न्यूरोटिसिज्म का लफ्ज़ है यहाँ पे इस्तेमाल है। न्यूरोटिसिज्म बहुत ज़्यादा एंशियस बनता है, यानी ऐसा ट्रेड दैट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ एंजाइटी प्रोन, मतलब कि ऑलरेडी इस तरह का बंदा जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस है किसी चीज़ के बारे में। कोग्निटिव बाइसेस क्या है, वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो ये समझते हैं कि दूसरे लोग इन्हें नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, यानी इनके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते, इसलिए वो दूसरों के मुतालिक भी नेगेटिव ख्यालात करते हैं, वो दूसरों के अंदर हमेशा खामियां ही देखते हैं। दे डू सेलेक्टिव परसेप्शन एज नेगेटिविटी, मतलब पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी ऐसे लोग जो है ना नेगेटिविटी वाले आंसर को तलाश करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव ट्राइएड एरोन बेक ने ये पेश किया था, इसके अंदर तीन चीज़ उसने दी थी, सेल्फ, वर्ड और फ्यूचर। मतलब बंदा
तीन चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करता है, खुद को, दुनिया को और अपने फ्यूचर को। नेगेटिव व्यूज़ ऑफ सेल्फ, वर्ड, फ्यूचर, इसके जहन के अंदर जो स्कीमा, जो माइंड स्ट्रक्चर होगा वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। पहली है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म हमेशा नेगेटिव ही सोचना, किसी पॉजिटिव चीज़ में भी कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट निकालना। और दूसरी है रूमिनेशन, यानी किसी बुरे इवेंट को बार बार दोहराना और याद करना, जहन में लाना। इसके अंदर इंसान चाह कर भी इस इवेंट को भूल नहीं सकता। फिर ये था PS404 के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।